So, in today's lecture, we are basically discussing a disease, common disease that can be seen in most patient, and it's getting more common among us. So, talking about the stroke, अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक की डेफिनेशन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी डेफिनेशन स्ट्रोक की क्या दी? स्ट्रोक को ये बताया गया है कि ये एक रैपिडली डेवलपिंग क्लिनिकल सिंड्रोम है। क्या है? क्लिनिकल सिंड्रोम है। ठीक है, एक रैपिड डेवलपिंग क्लिनिकल सिंड्रोम है। ठीक, इसे कैरेक्टराइज करा गया है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फोकल डिस्टर्बेंस। क्या? फोकल डिस्टर्बेंस। ठीक, किसका फोकल डिस्टर्बेंस? सेरिब्रल फंक्शंस का फोकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो लास्ट करेगा मोर देन 24 आवर्स। ठीक, कभी कभी इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है अगर इग्नोर कर दिया जाए तो। और इसका कोई अगर कॉज नहीं होता rather देन वैस्कुलर ओरिजिन। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड से समझेंगे, टाइम लेके समझेंगे। और ये कैमरा पूरा ले नहीं पा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से समझेंगे। ठीक, तो तो इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, रैपिडली डेवलपमेंट क्यों कहा गया है इसको? रैपिडली डेवलपिंग इसलिए कहा गया है, ये समझिएगा, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है अक्सर करके सडनली दिखते हैं। क्या? सिम्टम्स जो है सडनली दिखेंगे। ठीक है, क्लिनिकल सिंड्रोम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई सिंगल सिम्टम नहीं दिखता है उनको। ठीक, सिंगल सिम्टम नहीं दिखता है उनको। ठीक है, बहुत ढेर सारे कॉम्बिनेशन में सिम्टम्स दिखेंगे, कुछ साइन दिखेंगे, और मेन इनके सिम्टम्स इनकी टेरिटरी के ऊपर होते हैं कि कहाँ पे ये अफेक्ट कर रहा है स्ट्रोक। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? सडन सिम्टम विथ नो सिंगल सिम्टम्स या क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय फोकल डिस्टर्बेंस। फोकल डिस्टर्बेंस ये कहा गया है कि जब स्ट्रोक होता है तो फोकल मतलब होता है एक स्पेसिफिक पार्ट में डिस्टर्बेंस, तो हमेशा जो है एक स्पेसिफिक पार्ट में अफेक्टेड होगा, एक स्पेसिफिक पार्ट अफेक्टेड होगा। किस एरिया का?
सेरिब्रल फंक्शन का या सेरिबेलम का, ठीक है। लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स लीडिंग टू डेथ, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स का मतलब क्या लिखा है कि जब भी किसी पेशेंट में ये डिस्टिंग्विश करा जाता है कि उसको स्ट्रोक है या ट्रांजिएंट टीआईए है, ट्रांजिएंट इश्यमिक अटैक पड़ा है, तो अगर ये 24 घंटे से ज्यादा होता है तो कभी कभी ये डेथ कॉज कर सकता है, ठीक है। टीआईए से इसका कंपेयर किया गया, सिंपल सॉर्टेड सा। तो यही पूरी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, सिंपल सॉर्टेड। अब स्ट्रोक और टीआईए में हम क्या फर्क समझ सकते हैं, अगर हम स्ट्रोक की बात करें वर्सेस टीआईए की बात करें, ट्रांजिएंट इश्यमिक अटैक की बात करें, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक। क्या होते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होंगे, ठीक है। और यही डिफरेंसेस हम समझेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि भैया किस पेशेंट में स्ट्रोक हुआ है, किनको हम स्ट्रोक की कैटेगरीज में डाल सकते हैं और किनको हम स्ट्रोक की कैटेगरीज में नहीं डाल सकते, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। आज जो कैमरा है थोड़ा सा लूज है, ठीक है। अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रेन जो है वो परमानेंट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंट डैमेज हो जाएगा। और ट्रांजिएंट इश्यमिक अटैक में क्या होता है, एक टेम्पररी इश्यमिया होता है। क्या होता है, टेम्पररी इश्यमिया होता है, ठीक। सिंपल सॉर्टेड सा हम एक पहला डिफरेंस ये समझ। सेकंड डिफरेंस हम ये समझ सकते हैं कि स्ट्रोक जो है हमेशा ब्रेन टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है, डैमेज। ट्रांजिएंट इश्यमिक अटैक में ऐसा कोई परमानेंट इंफार्क्ट नहीं देखा जाता है, या कोई भी, हम लिख सकते हैं नो परमानेंट इंफार्क्ट, ठीक है। ये कोई भी ऐसा डैमेज परमानेंटली नहीं देखा जाता है, ठीक है। इनके सिम्टम्स या अगर इनका डिफरेंशिएशन हम और क्लियर कराएं तो जिन पेशेंट में एमआरआई होता है, इन दोनों पेशेंट को अगर हम एमआरआई में भेजें तो हमको इनके पेशेंट में इंफार्क्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इनका एमआरआई कराते हैं तो इनके में हमको अक्सर करके मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोई इंफार्क्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्टली, यूजुअली केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सिनेरियो क्रिएट होता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए, ठीक। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। कुछ डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या चीज इंक्लूड हुई हो रही है स्ट्रोक में, क्या चीज इंक्लूड नहीं हो रही है स्ट्रोक में, ठीक है। ये जो डेफिनेशन थी ये बुकिश डेफिनेशन नहीं थी, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो दिया गया है उसके बारे में, स्ट्रोक के बारे में, तो वैसा बताया गया, ठीक है। अब न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट या स्ट्रोक, या हम लिख सकते हैं नॉट एवरी
न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट या डेफिसिट इज स्ट्रोक। ठीक है, हर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट स्ट्रोक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्ट्रोक नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? या एक कॉमन, अगर हम मिमिक कहते हैं, मिमिक किसे कहते हैं? कि वो बीमारियां जो स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स दिखा रही हैं। ठीक है, तो इनके अगर मिमिक्स की बात करा जाए तो सबसे पहली बीमारी जो हमारे पास है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। इन कंडीशन के पेशेंट में, हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट को कहा जाता है कि कभी भी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आए जिसके सारे साइंस और सिम्टम स्ट्रोक जैसे हो, तो आप सीधा सीधा स्ट्रोक डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसका हाइपोग्लाइसीमिया देखेंगे आप। क्या देखेंगे? ब्लड शुगर लेवल देखेंगे आप, ब्लड में कितनी शुगर है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। सेकंड जो है वो हमारे पास है माइग्रेन विथ ऑरा। ठीक है, क्या है? माइग्रेन विथ ऑरा। क्लियर कट से अगर माइग्रेन विथ ऑरा की बात करें अगर हम, तो माइग्रेन एक बीमारी है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, ड्यू टू एनीथिंग हो सकता है। ठीक है, जिसमें पेशेंट को बहुत बार बार हेडेक आते हैं। ठीक, सिंपल सॉर्टेड सा हम ये समझ सकते हैं। अब ऑरा का मतलब क्या है? माइग्रेन विथ ऑरा। ऑरा का मतलब ये होता है जब यही रिकरेंट हेडेक्स जो होते हैं वो किसी टेम्परेरी नर्वस सिस्टम की डिस्टरबेंस की वजह से हो। ऑरा का मतलब ये होता है। ठीक है, इतनी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत सीरियस चीज नहीं होती है। ठीक, इसके बाद अ पेशेंट विथ ब्रेन ट्यूमर should also be excluded while checking if the patient has stroke or not। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में भी ये चीज होगी। ठीक है, जो साइंस और सिम्टम्स देखे जाएंगे वैसे ही देखे जाएंगे। और क्या क्या हो सकता है? कुछ फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं जिनकी वजह से ये चीज हम देख सकते हैं कि हम स्ट्रोक से डिफरेंशिएट कर पाए। सबसे लास्ट में आता है हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिलैप्स। ठीक, इतनी सी बात समझ गए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा जब आप पेशेंट, किसी स्ट्रोक का पेशेंट आप देख रहे हैं। क्यों एक्सक्लूड करना पड़ेगा? क्योंकि ये पेशेंट आपका डायग्नोसिस में एक तरह से मदद भी करते हैं, आपको रूल आउट करने में मदद करेंगे। अगर हाइपोग्लाइसीमिया वाला पेशेंट आ रहा है स्ट्रोक के साथ, तो आपको जरूरी नहीं है उसको स्ट्रोक ही हो सकता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया का कोई सिम्टम दिख रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर और एमएस और फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं वो होते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे जो है, नेक्स्ट पे हम ये बात करेंगे इनके बारे में कि स्ट्रोक का मेन कॉज क्या है। ठीक है, क्या समझेंगे हम कि स्ट्रोक का मेन कॉज क्या है। ठीक है, कॉज समझने के लिए आपको बिना क्लासिफिकेशन पढ़े आप कॉज, स्ट्रोक का सिंगल एक कॉज नहीं होता, अलग अलग क्लासिफिकेशन का अलग अलग कॉज है। पर एक जनरलाइज अगर कॉज की हम बात करें इन पेशेंट्स में, जब किसी पेशेंट में सेरिब्रल परफ्यूजन जो है, क्या है? सेरिब्रल परफ्यूजन जो है वो इनसफिशियंट हो। cerebral perfusion insufficient to meet
न्यूरोनल डिमांड या न्यूरोनल मेटाबॉलिक डिमांड कह सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक बहुत लंबी समरी का एक छोटा सा कॉज बताया गया है। ठीक है, ये कॉज टाइप टू टाइप चेंज होते रहते हैं, चीजें चेंज होती रहती हैं, चीजें बदलती रहती हैं। तो सेरिब्रल परफ्यूजन insufficient to meet the neuronal metabolic demand is the summarized cause of an stroke। ठीक है, अब थोड़ा सा डीप जाएंगे और समझेंगे हर एक क्लासिफिकेशन को और हर एक क्लासिफिकेशन के अपने अपने कॉजेस को। ठीक है, तो ठीक, ये बेसिकली दो में डिवाइड होते हैं अगर बताया जाए तो। ये बेसिकली जो होते हैं दो में डिवाइड होते हैं। ठीक, पहला जो हमारे पास होगा, ठीक, क्या होगा, इशेमिक स्ट्रोक होगा। दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, हेमरेजिक स्ट्रोक होगा। कौन सा होगा, ठीक। तो ये दो टाइप्स हमको मिल गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिटेल में चलेंगे कि ये टाइप्स को समझा कैसे जाए या इन टाइप्स की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो ये समझिए, पहले तो आप ये मतलब समझिए कि इशीमिया का बेसिक या सिंपल सॉर्टेड सा मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इशीमिया को हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी भी पार्ट पे ब्लड फ्लो ब्लॉक है या तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इतनी सी बात समझ में आई, इशीमिया का मतलब समझ में आया। ठीक है, क्या करा गया है, ब्लड ब्लॉक हो गया है या वो पहुंच नहीं पा रहा, उसका फ्लो में कमी आ गई है, कुछ ऐसी चीजें हो गई। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, डिप्राइव हो, मतलब ऐसा आप समझिए कि उस एरिया पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक, जिसके वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, इशीमिया हो जाएगा। ठीक, इशीमिया स्ट्रोक होने के चांसेस जो है 87% होते हैं। 87% केसेस में इशेमिक स्ट्रोक जो है वो देखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इशेमिक स्ट्रोक समझ गए आप। अब इशेमिक स्ट्रोक के अंदर हम चलते हैं, थोड़ी सी सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, थोड़ी सी सब कैटेगरीज हैं, इसमें थोड़ा सा डेप्थ है। सबसे पहला टाइप जो इशेमिक स्ट्रोक में होता है वो होता है थ्रोम्बोटिक। क्या होता है, थ्रोम्बोटिक। ठीक, क्या होगा, थ्रोम्बोटिक इशेमिक स्ट्रोक। ठीक, थ्रोम्बोटिक में क्या होता है, इसमें बेसिकली लार्ज वेसल जो होती हैं, जितनी भी लार्ज वेसल होती हैं, उन लार्ज वेसल में एथेलेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ठीक, यहां से डिवीजन कर दे रहा हूं ताकि एक सेक्शन ज्यादा ओवर कवर ना हो। ठीक है, लार्ज वेसल एथेलेरोस्क्लेरोसिस की वजह से थ्रोम्बोटिक इशेमिक स्ट्रोक होगा।
अच्छा, ये लार्ज वेसल में इंक्लूजन क्या क्या है, कौन सी लार्ज वेसल होती हैं? तो 3 से 4 का नाम याद रखिए। ICA, इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी। MCA, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। बैसिलर आर्टरी और वर्टिब्रल। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई कि ये लार्ज वेसल का एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसमें थ्रोम्बोटिक टाइप का इश्केमिक स्ट्रोक देखा जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है। क्यों? अब क्लासिफिकेशन देखिए बहुत डेप्थ में जाने वाली है। ठीक है, तो या तो मैं सोच रहा हूं कि इसको हटा ही दूं, इसके आगे ही से कंटिन्यू करूं। ठीक है, हाँ, ठीक, तो थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। वैसे इशेमिक इसमें खत्म हो ही नहीं पाएगा, थोड़ा सा मुझे जगह ज्यादा चाहिए। ठीक, तो अभी हम इशेमिक की बात कर रहे हैं। हमने हेमरेजिक और इशेमिक में पहले इशेमिक उठाया है। इशेमिक में हम थ्रोम्बोटिक समझ गए। थ्रोम्बोटिक में ये समझ गए कि एक लार्ज वेसल एथेरोस्क्लेरोसिस होता है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी, बैसिलर आर्टरी और वर्टिब्रल में देखने को मिलेगा। ठीक, इतनी क्लियर कट सी बात समझ में आ गई। ठीक है, स्मॉल वेसल में जब डिजीज होगा, स्मॉल वेसल में जब डिजीज होगा, समझिएगा, तो इसे क्या कहा जाता है? लैक्यूनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैक्यूनर कहा जाता है। लैक्यूनर कहने की वजह यह है, या लैक्यूनर इंफार्क्ट कहा जाता है। लैक्यूनर का मतलब होता है स्मॉल स्पेस या स्मॉल कैविटी। ठीक है, सिंपल शॉर्टेड से इसकी डेफिनेशन यही है कि कोई छोटी सी स्पेस या छोटी सी कैविटी में अगर थ्रोम्बोटिक इश्यूमिक स्ट्रोक होता है तो उसको हम स्मॉल वेसल डिजीज में डालेंगे और उसको क्या कहेंगे? लैक्यूनर इश्यूमिक स्ट्रोक। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई थ्रोम्बोटिक में। अब तीसरा भी आता है, थ्रोम्बोटिक में तीसरी भी आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जो ऑन साइट या इन सीतु कह सकते हैं, इन सीतु थ्रोम्बोलिसिस। ठीक है, इन सीतु थ्रोम्बोसिस। ठीक है, सिंपल। थ्रोम्बोसिस समझिएगा, थ्रोम्बोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट हाइपर कोगुलेशन में आ जाता है। किसमें आ जाता है? हाइपर कोगुलेशन में आ जाता है। ठीक है, हाइपर कोगुलेशन के स्टेट में या हाइपर कोगुलेट करने लगता है जब, या हाइपर कोगुलेबल हो जाता है, तो ब्लड क्लॉट जो है वेसल्स के अंदर बनने लगेंगे। तो इसमें क्या कहा जाएगा? हाइपर कोएगुबल। सिंपल सॉर्टेड सा बात समझ में अभी तक आ रही है कि नहीं? एक तो ये पता नहीं, आज कैमरा ही सेट नहीं हो पा रहा है। ठीक, सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि हमने थ्रोम्बोटिक पढ़ के समझ लिया। ठीक है, अब इसमें सेकेंड टाइप का कौन सा आता है? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सा कैसे रहेगा? ठीक, जगह कम है थोड़ा सा, तो अरेंज करना पड़ेगा चीजों को। ठीक, सेकेंड हमारे पास आता है जो थ्रोम्बोटिक में, वो होता है इम्बोलिक। क्या होता है? एम्बोलिक होता है। क्या होगा? एम्बोलिक होगा। अच्छा, एम्बोलिक जैसे थ्रोम्बोटिक में 3 कैटेगराइज करा गया हमने, लार्ज वेसल बताया, स्मॉल वेसल बताया और इन सीतु बताया, कि उसी जगह पे बहुत हाइपर कोगुलेबल हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएंगे, ब्लड ही ब्लड क्लॉट होने लगेंगे, तो उस कंडीशन में बताया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही
एम्बॉलिक में कुछ कंडीशन आती हैं जिसमें से 3 कैटेगराइज करी गई हैं। तो मेन पहले बताते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा है, जिसे कहते हैं कार्डियो एम्बोलिक। क्या कहते हैं? कार्डियो एम्बोलिक। ठीक, कार्डियो एम्बोलिक। ठीक, कार्डियक एम्बोलिक होगा कब या किस वजह से होगा, थोड़ा सा ये समझिएगा। वो पेशेंट, कार्डियो एम्बोलिक की बात करेंगे भी हम, सिर्फ कार्डियो एम्बोलिक चलेगा, ठीक, तो समझिएगा। वो पेशेंट जिनमें एट्रियल फिब्रिलेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन कभी भी आप पढ़िएगा एट्रियल फिब्रिलेशन तो आप ये समझिएगा कि इसमें हार्ट एरिदीमिया हो जाता है, हार्ट में रिदम खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्ट की इरेगुलर रिदम हो जाती है, कभी बहुत तेज हार्ट बीट हो जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली होता कहां पे है? ये अपर चेम्बर में होता है। एट्रिया के जो अपर चेम्बर जो होता है उसका नाम क्या होता है? एट्रिया। ये वहां की कंडीशन होती है। ठीक, ये तुरंतली मतलब बहुत इमीडिएट कंसर्निंग सिचुएशन नहीं ना कि आप पेशेंट को लेके भागे, बट इसमें पेशेंट को आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि वो पेशेंट जो है ब्लड क्लॉट और ना बनाए। ठीक, क्या ना बनाए? ब्लड क्लॉट और ना बनाए, वरना उसका हार्ट फेल हो सकता है, उसको स्ट्रोक भी पड़ सकता है। ठीक है, तो कार्डियो एम्बोलिक, एम्बोलिक का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अब ये तो मुझे नहीं पता। एम्बोलिक का मतलब आया है एक वर्ड एम्बोलस से। किससे आया है? एम्बोलस से। ठीक है, जब पूरी बॉडी में एक एम्बोलस होता है, क्या होता है? एम्बोलस होता है। जब पूरी बॉडी में एम्बोलस टहल घूम के चला आता है, एक एम्बोलस एक तरह का अनअटैच्ड एक मास होगा। ठीक है, इसमें क्लम्स ऑफ बैक्टीरिया भी होंगे, मतलब बैक्टीरिया भी होंगे, फैट भी होगा। ठीक है, और ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में चलता रहता है, और एक जगह कहीं पे जहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन थोड़ा सा पाया गया, ब्लॉकेज पाया गया, या थोड़ी सी थिकनिंग है, वहां पे ये सब जाके इकट्ठा होते रहते हैं। और फिर अचानक से आपको जो है समस्या आने लगती है, हार्ट में दिक्कत आने लगेगी, स्ट्रोक पड़ने लगेगा। ये डिपेंड करता है आपका एम्बोलस कहाँ जाके इकट्ठा हो रहा है। तो एम्बोलिक का मतलब तो समझ ही गए होंगे, अगर बैचलर्स के बच्चे हैं तो ऑलरेडी समझ गए होंगे। कार्डियो एम्बोलिक इसकी कैटेगरी है जिसमें हमने आर्टीरियल फिब्रिलेशन समझा दिया है। ठीक है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन हमको अब समझ में आ गया है। तो ये पहली कंडीशन हो गई इस कार्डियो एम्बोलिक की। पहली कंडीशन आर्टीरियल फिब्रिलेशन है, जिसमें पेशेंट के अरिदीमिया हो जाएगा, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, जिसमें इरेगुलरिटी जो देखी जाएगी वो अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट में देखी जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड हमारे पास आता है ऐसा केस जिसको मायोकार्डियल इंफाक्शन हो चुका है। ठीक है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो चुका है। ये मायोकार्डियल इंफाक्शन होने की सबसे मेन वजह एक तरह का म्यूरल थ्रोम्बस होता है। क्या होता है? म्यूरल थ्रोम्बस होता है। ये थ्रोम्बस जो है वो आपके इनर वॉल में जाएगा, इनर वॉल ऑफ द हार्ट में जाएगा, या किसी इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल में जाएगा जो कि हार्ट में है। जैसे कि सबसे बड़ी जो होती है वो अयोटा होती है, या कोई भी और हार्ट चेम्बर हो सकता है। ठीक है, तो ये थ्रोम्बस जब जाके रीसेंट मतलब एमआई कराएगा, ठीक है,
तो उसी को क्या कहा गया है, म्यूरल थ्रोम्बस कहा गया है। क्या कहा गया है, म्यूरल थ्रोम्बस कहा गया है। देखिए जगह का थोड़ा सा इश्यू है, बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए इसको समझाने के लिए, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। थर्ड कंडीशन कार्डियो एम्बोलिक की, जो कि स्ट्रोक का ही क्लासिफिकेशन, देखिए स्ट्रोक का ही क्लासिफिकेशन चल रहा है। स्ट्रोक पढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, अगर आपको, अच्छा अभी दिमाग एकदम क्लियर कर दिया मैंने, ये समझिए, सब मैं समझा क्यों रहा हूँ, समझाने की वजह ये क्योंकि सब कोरिलेशन इशिमिक स्ट्रोक पे जा रहा है। क्यों इशिमिक स्ट्रोक पे जा रहा है, क्योंकि कभी इशीमिया की डेफिनेशन अगर आपको मैंने अभी बताई है कि ब्लड जो है उसका रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, उसका ब्लॉकेज हो जाएगा, उसकी वजह से इश्यमिक स्ट्रोक होगा। ये अब उनकी वजह बताई जा रही है कि ये इश्यमिक स्ट्रोक हो किस लिए रहा है। ये थ्रोम्बोटिक है, ये एम्बोलिक है। अगर थ्रोम्बोटिक है तो किस टाइप का है, लार्ज वेसल में हुआ है, आईसीएमसी बेसिलरी वर्टिब्रल में, स्मॉल वेसल का है, लेक्यूलर है, इन सीटू है, हाइपर कोगुलेबल है। एम्बोलिक की बात करें, कार्डियो एम्बोलिक है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन की वजह से होगा, ठीक है। कार्डियो एम्बोलिक जो है आर्टीरियल फिब्रिलेशन की वजह से भी होता है, ठीक है। एम्बोलिक का हमने समझा दिया, एम्बोलस समझा दिया, ये जो है म्यूरल थ्रोम्बस की वजह से होगा, ये समझा दिया हमने, ठीक। अब जो हमारे पास थर्ड आता है वो आता है वैल्वुलर डिजीज। ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें हार्ट के जो चार चेम्बर होते हैं उनमें से एक चेम्बर या दो चेम्बर या एक ही चेम्बर खुलना या बंद करना गलत करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, सही से खुलते नहीं है, ये तो पूरा खुलेंगे नहीं, है तो पूरा बंद नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया है, वैल्वुलर डिजीज कहा गया है। तो इस टाइम पे भी पेशेंट का एम्बोलिक इश्यमिक स्ट्रोक हो सकता है। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। हमने तीन चीज खत्म कर दी है। इतनी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ रही है, ठीक। चौथी बीमारी जो हमारे पास है वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस, देखिए समझिएगा, इन्फेक्टिव का मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो इन्फेक्टिव है तो मतलब कोई इन्फेक्शन की वजह से है। एंडोकार्डाइटिस पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, पर इसमें हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इनर लाइनिंग जो होती है हार्ट की अंदर की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसी को एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। यही कंडीशन अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से हो तो इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कह देते हैं, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई या कोई भी ऐसी चीज जो आपके हार्ट टिश्यू को डैमेज करे, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके उसमें इन्फ्लेमेशन करा दे, तो इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ये जो बेसिकली देखा गया है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज में देखा गया, ठीक है। इसमें बेसिकली स्टार्ट होता है मैनेजमेंट आईवी से, आईवी रूट के थ्रू एंटीबायोटिक्स देते हैं और बाकी चीजें दी जाती हैं, और ये एक तरह की फेटल कंडीशन बन जाती है अगर इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ना हुआ, ठीक है। तो ये एक कार्डियो एम्बोलिक रीजन फॉर द एम्बोलिक इश्यमिया स्ट्रोक। इतना सा क्लियर कट सा सिंपल सॉर्टेड सा अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे इसी के अपोजिट पे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। देखिए नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक
कार्डाइटिस, ठीक है। नॉन बैक्टीरियल जो होगा वो किसी बैक्टीरिया की वजह से या नॉन इन्फेक्टिव वजह से होगा, ठीक है। और इसमें जो है थ्रोम्बस की एक मेन वजह है, तभी थ्रोम्बोटिक डाला गया है इसमें। सिंपल सॉर्टेड से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ठीक। इसको एनबीटीई भी कहा जाता है, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, एनबीटीई भी कहा जाता है। ये एक तरह का थोड़ा सा रेयर डिजीज देखा गया है, ठीक है। इस कंडीशन में हार्ट के वॉल्व्स पे, किस पे? हार्ट के वॉल्व, वेल्व जो होते हैं, जितने वेल्व होते हैं, ठीक है, उनके वेल्व पे एक फिब्रिन फॉर्मेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? स्मॉल फिब्रिन फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक। इसी की वजह से इसको नॉन इन्फेक्टिव कहा गया है या नॉन बैक्टीरियल कहा गया है, क्योंकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो नॉन बैक्टीरियल thrombotic endocarditis is a disease which is a rare disease, and it is basically caused by the formation of small fibrin over the valves of the heart, ठीक है। हार्ट वेल्व्स पे स्मॉल फिब्रिन फॉर्मेशन होने की वजह से ये होता है, ठीक। इतना चीजें समझ में आई अब तक तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर आपको और पढ़ने की जरूरत है, कोई बात ही नहीं है आपकी फिर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोस नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व। ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस होते हैं जो हार्ट वेल्व के, चारों हार्ट वेल्व में से किसी भी हार्ट वेल्व में अगर ओपनिंग क्लोजिंग में दिक्कत है तो उसमें, तो ओपनिंग और क्लोजिंग में जो दिक्कत होती है उसके लिए ये पेशेंटों को दिए जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है एक तरह से मैकेनिकल भी हो सकते हैं, मतलब कि ये कार्बन या टाइटेनियम के भी बनते हैं, ठीक। और एक तरह से बायोप्रोस्थेटिक में भी आ सकते हैं। बायोप्रोस्थेटिक मतलब आपके बॉडी की ही बोन जो होती हैं, जैसे कि काउ ऑफ पेरिडियम, पेरिकार्डियम, ठीक है, या पिग वेल्व या पोर्सिन जो पिग से ही रिलेटेड आइटम है, पिग से ही रिलेटेड आइटम है, तो एक तरह से बायो प्रोस्थेटिक भी बनते हैं। तो हमने प्रोस्थेटिक वेल्व तक कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम एक और पढ़ लेते हैं, इसका आखिरी है तो हम पढ़ ही लेते हैं। इसके आखिरी वाला जो है वो फोरामेन ओवेल है, ठीक है। ये एक तरह से पैराडॉक्सिकल चीजें हैं, पैराडॉक्सिकल टॉपिक है ये वाला, तो इसको हम एक्सक्लूड करके नेक्स्ट पे चलेंगे। हमने थ्रोम्बोटिक समझ लिया, हमने एम्बोलिक में कार्डियो एम्बोलिक समझ लिया, ठीक। अब एम्बोलिक के बाद हमारे पास एम्बोलिक में पहला कार्डियो एम्बोलिक हो गया। क्या हो गया? कार्डियो एम्बोलिक हो गया। तो चलिए दो और समझ लेते हैं, इधर साइड ही में समझ लेंगे, ठीक। दूसरा होता है आर्टरी, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं आर्टरी टू आर्टरी एम्बोलिज्म। क्या होता है? आर्टरी टू आर्टरी एम्बोलिज्म, ठीक। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब किन्हीं दो आर्टरी के बीच में एम्बोलस जो है वो जाके ब्लॉक हो जाता है। एक बड़ी आर्टरी आई उतर के और वो छोटी आर्टरी में एंटर करेगी तो रास्ता भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि एक बड़ी आर्टरी जब छोटे में आती है तो उसके बीच में जो एम्बोलस फंसेगा
तो उसी को क्या कहा गया है? आर्टरी टू आर्टरी एम्बोलिज्म कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्टरी टू आर्टरी एम्बोलिज्म कहा गया है। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट जो इसकी बात करी गई है वो करी गई है पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म की। किसकी? थर्ड की बात जो करी गई है वो करी गई है पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म की। ठीक। पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें जो एम्बोलस होता है या क्लॉट होता है वो ट्रैवल करता है वीनस सर्कुलेशन से आर्टीरियल सर्कुलेशन पे। ठीक। वीनस से आर्टेरियल सर्कुलेशन पे अगर ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो लंग्स को बाईपास कर रहा है। क्या कर रहा है? बाईपास करते हुए लंग्स को जा रहा है। तो इसी को क्या कहा गया है? पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। तो हमने कहां तक कवर कर दिया है? हमने समझा इश्यूमिक, पहले हमने स्ट्रोक की डेफिनेशन समझी पूरी, हमने एक नॉर्मल समराइज्ड कॉज समझा उसका। अब हम क्लासिफिकेशन से उसके कॉज धीरे धीरे करके हमको समझ में आ रहे हैं। ठीक है। तो हमने थ्रोम्बोटिक पढ़ा, हमने एम्बोलिक पढ़ा। थ्रोम्बोटिक में मैंने पढ़ाया 3, एम्बोलिक में मैंने पढ़ाया 3। कार्डियो एम्बोलिक जो फर्स्ट टाइप आता है एम्बोलिक का, उसमें होते हैं 6 क्या 7 होते हैं। एक पैराडॉक्सिकल भी होता है। ठीक है। और एम्बोलिक में होते हैं 3। आर्टीरियल एम्बोलिज्म, बिगर आर्टरी टू स्मॉलर आर्टरी। पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, फ्रॉम द वीनस आर्टिकुलेशन, फ्रॉम द वीनस सर्कुलेशन टू द आर्टीरियल सर्कुलेशन, तब जाएगा बाय पासिंग द लंग। ठीक है। लंग को बाईपास करते हुए जाएगा। ठीक है। तो इसके वजह से जो है वो पेशेंट जो होता है उसको पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म की वजह से स्ट्रोक पड़ सकता है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है? ये उसी सेम तरीके का है जो हम लोग कार्डियो एम्बोलिक में 7 टाइप था हमारा। पेटेंट, फोरमैन, ओवेल, सेम उसी टाइप का है। किस टाइप का है? पेटेंट, ओवेल, फॉर्म्यूल। ठीक, फोरमेन, ओवेल, फोरमेन। ठीक है। इसमें पेटेंट, फॉरमैन, ओव्यूल में एक कॉमन फ्लैप होता है हार्ट के चेंबर में। ठीक है। उसका फंक्शन में दिक्कत आने लगती है। ठीक है। तो इसी को कहा गया है पीएफओ या पेटेंट फोरमेन ओव्यूल। ठीक है। इतनी सी बात क्लियर कट सी समझ में आई? हमने इशीमिया के अंदर थ्रोम्बोटिक कंप्लीट कर लिया, एम्बोलिक कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 4 टाइप और बचती हैं। ठीक है। चलिए धीरे धीरे डिस्कस करें। सो एज वी ऑल नो दैट in ischemic stroke, thrombotic and embolic are completed, while thrombotic have 3 types containing the large vessel atherosclerosis, in which internal cerebral artery, middle cerebral artery, basilar artery and vertebral artery are involved. In small vessel disease, also said to be lacunar, in situ thrombosis, that is hypercoagulability in blood. In cardioembolic, we discussed 6 and I thought 7 types. So the embolic have 3 types, as you all know. So now, as we are completing the embolic,
we are getting a third type of ischemic stroke. So basically that is 1, 2, or I can say I have to put it in Roman number. 1, 2. You got it? So the third type of stroke which we are going to discuss, the third type of ischemic stroke is hemodynamic. Third type of it's hemodynamic. So as we have all understand what are the different types of ischemic stroke, it is also said to be watershed. चलिए पेज बनाते हैं अब अपना। इस तरीके के स्ट्रोक को जो हीमोडायनेमिक होंगे उनको एक तरह से वाटरशेड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वाटरशेड? क्योंकि ये हमेशा आपके लो ब्लड प्रेशर की वजह से होंगे। किस वजह से होंगे? लो ब्लड प्रेशर की वजह से होंगे। तो इनमें हम कह सकते हैं सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन। क्या कह सकते हैं? सिस्टमिकली हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा और यहाँ पे जो होता है ये लो ब्लड प्रेशर की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? लो ब्लड प्रेशर के वजह से होगा। इसमें जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो एक तरह से नैरो हो जाएंगी। जो मेन आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड का प्रेशर उन आर्टरीज की वॉल्स पे कम पड़ रहा है। ठीक, इतना सिंपल सॉर्टेड सा समझ में आया। नेक्स्ट टाइप ऑफ इश्यमिक स्ट्रोक की बात करें, दैट इज आवर टाइप 4। इट इज आर्टीरियल डिसेक्शन। ठीक है, ये सब कॉजेज डिस्कस हो रहे हैं कि इश्यमिक स्ट्रोक अगर 87% चांसेस हैं तो वो 87% चांसेस बन कैसे रहे हैं, किन किन वजहों की वजह से बन रहे हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब आर्टीरियल डिसेक्शन में ये समझना पड़ेगा आपको सबसे पहली चीज कि दो तरीके से इसमें कंडीशन क्रिएट होती है। पहला आपका होता है कैरोटिड डिसेक्शन, दूसरा होता है वर्टिब्रल डिसेक्शन। ठीक, डिसेक्शन होता क्या है? डाइसेक्शन सिंपल सा हम लोग वर्ड जानते हैं कि किसी भी चीज को 20 से काटना या हाफ करना। ठीक है, एक से या एक से ज्यादा लेयर में, तो उसी को डिसेक्शन कहते हैं। आर्टीरियल डिसेक्शन मतलब आर्टरीज का डाइसेक्ट करना। कौन कौन सी आर्टरीज का? पहली हमारे पास कैरोटिड है, दूसरी हमारे पास वर्टिब्रल है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। कैरोटिड आर्टरी मेनली जो है हमारा किसको सप्लाई करेगी?
ब्रेन को सप्लाई करेगी, और वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो किसको सप्लाई करेगी, वर्टिब्रास को करेगी, और मतलब ये भी स्पाइन को और ब्रेन दोनों को मिला के सप्लाई करेगी। तो इन दोनों कंडीशन में जब कैरोटिड और वर्टिब्रल डिसेक्शन होता है तब भी पेशेंट में इश्केमिक स्ट्रोक के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिफ्थ टाइप में बात करें तो हमारे पास है वैसोस्पाज्म। ठीक, हमारे पास कौन सी कंडीशन है, वैसोस्पाज्म। वैसोस्पाज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की जो आर्टरीज होती है वो अपने आप नैरो होने लगती है, या एबनॉर्मल, मतलब कोई नॉर्मली नैरोइंग नहीं होती है, बहुत एबनॉर्मल नैरोइंग होती है। एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ आर्टरी। इसके मेन होने की वजह यह है कि जो ब्लड वेसल की मसल्स होती हैं वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल मसल। ठीक है। तो एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ आर्टरी को वैसोस्पाज्म कहा जाता है। ठीक है। और इसमें आर्टरी जो है नैरो होगी, टाइट होगी। ठीक। और ये ब्लड वेसल की जो मसल होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन के वजह से होता है मेनली। ठीक। अच्छा, वैसोस्पाज्म में एक चीज होती है पोस्ट एसएच वैसोस्पाज्म। ठीक। ये वैसोस्पाज्म होने की कभी कभी वजह जो होती है वो होती है पोस्ट एसएच वैसोस्पाज्म। पोस्ट एसएच वैसोस्पाज्म का मतलब होता है सब एरेक्नॉइड हेमरेज के बाद, सब एरेक्नॉइड एरिया ऑफ ब्रेन में अगर पेशेंट को हेमरेज आ रहा है तो उस टाइम पे जो सब एरेक्नॉइड हेमरेज हुआ है उसमें जो है ब्लड के ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग निकलने लगते हैं। उसके वजह से क्या हो जाता है, पोस्ट एसएच वैसोस्पाज्म। इतनी सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट टाइप पे जो कि हमारा सिक्स्थ है वो कहा गया है सीवीटी के वजह से। तो ये सीवीटी होगा कहां पे, वीनस में होगा। किसमें होगा, वीनस में होगा। ये एक तरह का रेयर टाइप का कंडीशन है। ठीक है। इस रेयर टाइप की कंडीशन में पेशेंट में सीवीटी देखा गया है। क्या देखा गया है, सीवीटी देखा गया है। सीवीटी के फुल फॉर्म की बात करें तो सेरिबेलर वीनस थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिक हमने अभी पीछे डिस्कस करा है। ठीक है। ये कंडीशन जब होगी जब पेशेंट के जो ब्रेन में वीनस प्रेजेंट होते हैं उनके साइनसेस जब क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं।
ठीक। अब जब साइनसेस ब्लॉक हो जाएंगे उसके वजह से ब्लड ड्रेनेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड ड्रेनेज जो है रिड्यूस हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। इसके ही वजह से जब ब्लड कहीं से रिलीज नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ कहीं से आना जाने वाला पाथवे है और वहाँ पे आप बंद कर देंगे उस चीज़ को, तो वहाँ पे जैसे जाम लगा तो भीड़ इकट्ठा हो गई, तो भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वैसे समझिए कि जब ब्लड ड्रेनेज बंद हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होने लगेगी? स्वेलिंग होने लगेगी, और उस स्वेलिंग की वजह से टिश्यू डैमेज होने लगेगा। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, 6 टाइप हो गए हैं, इसका लास्ट टाइप बचा है। लास्ट टाइप बताने की कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं, क्योंकि इसका कॉज अभी तक अनडिटरमाइंड होता है। क्रिप्टोजेनिक का मतलब होता है कि अभी तक अनडिटरमाइंड है, डिटरमाइंड है, ठीक है। अभी तक डिटर्मिनेशन कॉज नहीं हो पाया है, कॉज पता नहीं चल पाया है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो हमने इश्यमिक स्ट्रोक में 7 कंडीशन पढ़ी, 6th कंडीशन मान सकते हैं, 7th नहीं मानेंगे, ठीक है। एक अननोन कॉज में डाल दी गई है। 6 कंडीशन हमने समझी। हमने ये समझा सबसे पहली कंडीशन, थ्रोम्बोटिक कैसे होगा, एम्बोलिक कैसे होगा। थ्रोम्बोटिक में हमने 3 बताए, एम्बोलिक में हमने 6 बताए, ठीक है। एम्बोलिक के एक पार्ट में हमने 6 बताए, एम्बोलिक में 3 थे, ठीक है। जैसे हमने कार्डियो एम्बोलिक उठाया था तो उसमें 6 थे, फिर सेकेंड टाइप आया, फिर थर्ड टाइप आया, ठीक। तो ये हमारा इश्यमिक स्ट्रोक की अंडरस्टैंडिंग पूरी हो गई कि इश्यमिक स्ट्रोक हो किस वजह से रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का स्ट्रोक है ये 87% होता है इश्यमिक स्ट्रोक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रोक है वो कौन सा है? हेमरेजिक स्ट्रोक। क्या है? हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, हेमरेजिक, ठीक है, हेमरेजिक स्ट्रोक। सिंपल सॉर्टेड सा ये समझिए, हेमरेजिक स्ट्रोक कब होगा, कैसे होगा, ये समझेंगे, कुछ टाइप समझेंगे इनके। तो हेमरेजिक में बेसिकली 2 टाइप आते हैं, पहला और दूसरा, 2 टाइप आते हैं। पहला होगा इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, दूसरा होगा सब एरेक्नॉइड हेमरेज। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज और सब एरेक्नॉइड हेमरेज क्यों होता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज के मोटे मोटे से 7 कॉजेज होते हैं। क्या होते हैं? 7 कॉजेज होते हैं। सब एरेक्नॉइड के 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5 होते हैं। इंटरसेरिब्रल की बात करें तो इसमें सबसे पहला टाइप हमारा आता है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो होता है
हाइपरटेंशन के वजह से, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन टाइप क्या है, हाइपरटेंशन के वजह से। इंक्रीज्ड इन पेशेंट ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन, ठीक है। सबसे पहला कॉज, सबसे सिंपल कॉज, ठीक। सेकेंड कॉज जो आता है वो होता है सेरिब्रल एमिग्लॉइड एंजियोपैथी, ठीक है। क्या होता है सेरिब्रल एमिग्लॉइड एंजियोपैथी, या जिसे CAA भी कहा जाता है। इसमें जो एमेग्लॉइड्स प्रोटीन होती है, ये कहां पे बिल्डअप होने लगती है, आर्टरीज की वॉल पे। एमेग्लॉइड्स प्रोटीन बिल्ड अप इन अ वॉल ऑफ एन आर्टरी लीडिंग टू इंटरसेरिब्रल हेमरेज, ठीक है। थर्ड टाइप जो हमारे पास आता है वो आता है एवियम रप्चर। सेकेंड टाइप समझ गया, पहला टाइप हाइपरटेंसिव, दूसरा टाइप सेरेब्रल एमिग्लॉइड एंजियोपैथी, तीसरा टाइप जो है एवीएम। एवीएम क्या होता है, थोड़ी सी स्पेलिंग इधर उधर है, रात में बना रहा हूँ 3 बजे, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको चीज को इग्नोर करिएगा, ठीक है। आर्टीरियोवीनस मालफॉर्मेशन, AVM। क्या, आर्टीरियोवीनस मालफॉर्मेशन को AVM कहा जाएगा या एवियम रप्चर कहा जाएगा। आर्टीरियोवीनस मालफॉर्मेशन रप्चर, समझेंगे इसके बारे में। ये एक सीवियर कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जहां ब्रेन की और स्पाइन की ब्लड वेसल आपस में क्या हो जाएगी, टैंगल्ड हो जाएगी, आपस में बंध जाएगी या मिल जाएगी या गांठ पड़ जाएगी आपस में, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, आर्टीरियोवीनस मालफॉर्मेशन रप्चर, AVM रप्चर, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई आर्टीरियो मालफॉर्मेशन रप्चर की। पूरा मैं लिख नहीं सकता हूँ, जगह का थोड़ा सा वो है, ठीक है। कंस्ट्रेंट हूँ मैं भी जगह को लेके कि जगह ज़्यादा मिल नहीं रही है और एक ही पेज में ख़त्म करना ही ज़्यादा अच्छा है, 2 पेज में खींचने के बदौलत। तो आप ये समझ गए, इसमें जो ब्रेन की और स्पाइन में ब्लड वेसल जाती है उसमें टैंगलिंग हो जाती, क्या हो जाती है, आपस में टैंगलिंग हो जाती है एक के ऊपर एक। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्रॉनिक केस होता है, सीवियरिटी इसकी ज़्यादा होती है और इसके वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी इज अ कंडीशन where the clot has not been made or
it is impaired. Either it is impaired or the body cannot produce any clog, या coagulation नहीं कर पाएगी. क्या नहीं कर पाएगी? क्लॉट नहीं बना पाएगी. ठीक, ये बेसिकली आपका क्लॉट फैक्टर प्रोटीन या तो प्लेटलेट्स की वजह से देखा जाता है. क्या देखा जाता है? कोगुलोपैथी. इतनी सी बात समझ में आई. ये बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें एंटी कोगुलेशन होता है. एक तरह से कह सकते हैं कि एंटी कोगुलेशन रिलेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन सिंपल सॉर्टेड सी, हमारे ख्याल से समझाना भी नहीं पड़ेगा. ट्यूमर ब्लीड. ट्यूमर ब्लीड एक ऐसी कंडीशन है, सिंपल सॉर्टेड सी कंडीशन है, जब जो कैंसर सेल्स हैं वो ट्यूमर को एक तरह से आप ये समझिए इन्वेट करेंगी. क्या करेंगी? इन्वेट करेंगी. उनकी आसपास की ब्लड वेसल को इन्वेट करेगी. या तो ट्यूमर में रिग्रेशन देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा? रिग्रेशन देखने को मिलेगा. और इसी के वजह से, यही कैंसर मेडिसिन के वजह से क्या क्या, पहले तो ये समझिए क्या होगा. कैंसर सेल जो हैं वो जितनी भी ब्लड वेसल प्रेजेंट हैं उनके सराउंडिंग में इन्वेट करेगी. या तो ट्यूमर रेग्रेशन देखने को मिलेगा, या तो कोई एंटी कैंसर ट्रीटमेंट जो है उसके वजह से वैस्कुलैरिटी या वैस्कुलर इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज फील होगी. क्या होगी? कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी. ठीक है. कॉम्प्रोमाइज होना मतलब कम हो जाएगी. ठीक है. उसके फंक्शन सही से नहीं होंगे. ट्यूमर ब्लीड समझ में आ गया. नेक्स्ट हम चलते हैं वीनस इंफार्क्शन विथ हेमरेज. अभी हमने इससे पहले भी वीनस के बारे में पढ़ा है कि वीनस साइनसेस में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो ब्लड ड्रेन नहीं होगा. तो अब ये वीनस इन्फार्क्ट क्या है, या वीनस इन्फार्क्शन विथ हेमरेज क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे. जब भी वीनस इन्फार्क्ट की बात करा जाएगा तो आपके दिमाग में हमेशा वेन्स आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए? वेन्स आनी चाहिए. वो वेन्स जिनमें ब्लड पहुंच नहीं पाया, या ब्लड ट्रैप रह गया, वहां से ड्रेन निकल नहीं पाया. ठीक. या कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से आर्टीरियल फ्लो भी खराब हो गया या रिस्ट्रिक्ट हो गया. ठीक है. तो इसी रीजन के वजह से जब ब्लड ड्रेन ही नहीं हो पाएगा, कलेक्ट होता रहेगा कहीं पे, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट होता रहेगा इसका पाथ, या तो रोक दिया जाएगा पाथ, तो पेशेंट में वीनस इन्फार्क्ट देखा गया है. जैसे कि हम लोग ने इससे पहले सीवीटी पढ़ा इशेमिक में, उसमें हमने समझाया सेम वही चीज है. कुछ खास नहीं है इसमें. फर्क बस इतना है कि ब्लड ट्रैप हो जाएगा और आर्टीरियल इनफ्लो जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. आर्टीरियल इनफ्लो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. इतनी सी बात समझ में आई. लास्ट बात करते हैं ड्रग.
कोई ड्रग अब्यूज या कोई ड्रग इंड्यूस्ड के वजह से आपको इंट्रासेरिब्रल हैमरेज कैसे पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे टाइप क्लियर हुए अभी तक कि नहीं हुए? तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं, जैसे कुछ ड्रग जिनका मैनेजमेंट ऐसे समझिए, दो ड्रग का नाम मैं बताता हूं आपको। एम्फेटामाइन और कोकेन। कौन कौन सी है हमारे पास? एम्फेटामाइन और कोकेन। एम्फेटामाइन देने के टाइम पेशेंट में क्या होता है, या कोकेन के टाइम पेशेंट में क्या होता है? हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे कि डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन जो होते हैं, इनका कई फोल्ड तक लेवल बढ़ जाता है, कई गुना लेवल बढ़ जाता है एम्फेटामाइन से और कोकेन से। ठीक है, अब इससे फायदा तो होता है कि पेशेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा चीजों का, फोकस बढ़ जाएगा, वेकफुल रहेगा, जागता रहेगा। ये सब चीजें एम्फेटामाइन और कोकेन से देखी गई हैं। ठीक, अब इसके वजह से अक्सर करके बहुत से सीरियस चीजें होती हैं, जैसे कि इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज होगा। अच्छा, इसका मेन होने की वजह ये समझिएगा, ये एक ऐसा दोनों ड्रग है जो हमारे सीएनएस पे डायरेक्टली काम करता है और मेजॉरिटी हील करने में उन पेशेंट की मदद करेगा जिनको क्या है, एडीएचडी होता है। क्या होता है? एडीएचडी होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक तरफ अटेंशन ना रहना और चार तरफ अटेंशन रहना, तो इनको कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सब आता है पर कोई एक काम बहुत अच्छे से नहीं आता है, आता सब है पर कोई एक काम बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो उनके ट्रीटमेंट पे एम्फेटामाइन या कोकेन तो नहीं, एम्फेटामाइन ही यूज करी जाती है। इसके मेन साइड इफेक्ट जो देखे गए हैं, इसका अगर वो समझें हम कि ब्रेन हैमरेज कैसे होता है, तो हमेशा समझिएगा इंट्रासेरिब्रल में मेन इंट्राक्रेनियल या सब एरेक्नॉइड में हैमरेज कराएगा। इंट्राक्रेनियल भी कराएगा और सब एरेक्नॉइड दोनों में ब्रेन हैमरेज कराएगा। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स जो है वो बहुत खराब चीज है। ठीक है, इनको मतलब सड़क छाप दवाई कह सकते हैं आप फॉर द एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए इनको सड़क छाप दवाई कह सकते हैं आप। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब ये डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी में
एक चीज ये हो जाता है कि आपकी बॉडी या तो फाइट पे जाती है तो फ्लाइट पे जाती है, मतलब या तो लड़ेगी या तो भागेगी, ये कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, ये कंडीशन क्रिएट हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होती है मेनली। ठीक, पहली चीज। और इसमें बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्फेटामाइन या कोकेन लेंगे, डोपामीन स्पाइक होगा, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स आने की वजह ही हाइपरटेंशन होता है, बीपी का बढ़ जाना होता है। ठीक है, सेकंड जो एम्फेटामाइन या कोकेन करेगा वो एज अ न्यूरोटॉक्सिन काम करता है इन द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये एक न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर में। क्यों करेगा, क्योंकि जब एक्सेसिव अमाउंट में एम्फेटामाइन और कोकेन को लिया जाएगा तो ये एम्फेटामाइन और कोकेन जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हमारे दो हार्मोन निकालेंगे या हमारे दो न्यूरोट्रांसमीटर निकालेंगे जो कि डोपामीन और नॉर एपिनेफ्रिन है। जब उन दोनों का लेवल एक्सीड हो जाता है ब्रेन में तो ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिसिटी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, थर्ड चीज ये क्या करेंगे, वैस्कुलाइटिस करेंगे। एम्फेटामाइन और कोकेन की वजह से वैस्कुलाइटिस होगा। वैस्कुलाइटिस का मतलब होता है जब आपके कोई भी वैस्कुलर आर्टरी या वेन में इन्फ्लेमेशन हो उसको क्या कहा जाएगा, वैस्कुलाइटिस कहा जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर कट सी आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए अब तक? ठीक, अब हम जो है सब एरेक्नॉइड हैमरेज की बात करें तो सब एरेक्नॉइड हैमरेज होने का चांस जो होता है वो लमसम 3% के आसपास होता है। क्या होता है, लमसम 3%। तो अगर आपको फाइल में किसी पेशेंट की SAH दिखे तो समझ जाइएगा सब एरेक्नॉइड हैमरेज हुआ उसको। इसके 3% होने के चांस होते हैं और मेजॉरिटी जो है वो इन 5 रीजंस के वजह से देखा जाएगा। किन के वजह से देखा जाएगा, इन 5 रीजन के वजह से देखा जाएगा। पहला रीजन जो है हमारे पास वो है एन्यूरिज्म रप्चर। क्या है, एन्यूरिज्म रप्चर। इसमें पेशेंट जो आएगा वो बेसिकली शिकायत ये करेगा कि बहुत सीवियर, बहुत कस के सर दर्द होगा, गर्दन नहीं हिला पाएगा, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आएंगे। और ये बेसिकली ब्लीड होता है मेनली ब्रेन के सब एरेक्नॉइड पार्ट में। इसी को क्या कहा गया है, एन्यूरिज्म रप्चर देखा गया है। इसका सर दर्द बहुत झटके से और बहुत चुभा देने वाला होता है, बहुत झटके से होगा, धुंधला दिखने लगेगा, गर्दन स्टिफ हो जाएगी, वॉमिटिंग आने लगेगी। ठीक है, आंख में बहुत तेज दर्द होगा। इतनी सी बात समझ में आई। इसका इवन सर्वाइवल रेट की बात करें तो 50-50 चांस रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में
पेशेंट को, मतलब जो भी उनके साथ प्रेजेंट रहता है वो समझ ही नहीं पाता है हुआ क्या, ठीक है। तो उसके लेट होने की वजह से ये चीज़ें हो जाएंगी। सेकेंड रीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एवीएम के रप्चर की वजह से होगा। इंट्रासेरेब्रल भी उसी वजह से हो रहा है, सब एरेक्नॉइड हैमरेज भी एवीएम के रप्चर की वजह से होगा। मतलब आर्टीरियोवेनस मालफॉर्मेशन, इसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की वेसल जो है आपस में टैंगल्ड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है, सिंपल सॉर्टेड सा। नेक्स्ट रीजन जो हमारे पास है वो हो सकता है कोई भी एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से। कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, चोट लग गई, ठीक, उसके वजह से देखा जाएगा। नेक्स्ट, अब एरेक्नॉइड हैमरेज होने की वजह हमारी यही सेम उतर आएगी, कोकेन। क्या हो जाएगी? कोकेन। कोकेन आपको अभी मैंने पूरा पढ़ाया, एम्फेटामाइन और कोकेन जो है ये एडीएचडी के सड़क छाप ड्रग्स हो गए। ये आपका डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाएंगे, बीपी शूट अप होगा। उसी बीपी शूट अप होने के बाद जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है बिटवीन दी ब्रेन एंड स्कल, इसके में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ब्लीडिंग होने की वजह ये रहेगी, हो सकता है वॉल, वो ब्लड प्रेशर, अमाउंट ऑफ ब्लड in a certain artery or vein that it can't tolerate, so it leads to the rupture of the vessel, leading to subarachnoid hemorrhage caused by bleeding in brain and skull, between brain and skull, between brain and skull, ठीक। सिंपल सॉर्टेड सा तो समझ ही गए होंगे, ठीक। तो जब किसी पेशेंट को कोकेन या एम्फेटामाइन वो लेता है तो उस पर ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, एंड द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर put a damage to endothelial. Endothelial is the lining of the vessel. So when the endothelial is damaged, there is a chance of bleeding between the brain and skull, leading to severe complication and sometimes death of the patient if the prescribed management is not given at a certain period of time. इतनी सी बात समझ में आ गई। हमारे टाइप्स विथ कॉजेज खत्म हो चुके हैं, ठीक। हमारे टाइप्स विथ कॉजेज खत्म हो चुके हैं। अब अगर हम थोड़ा सा वापस चलें और एक तरह से एक चार्ट बनाना चाहें
या एक टोस्टर बनाना चाहें, जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं मोटा मोटा समझने के लिए, ठीक है, तो वो कैसे समझेंगे? सबसे पहला लाया जाएगा हमारे लार्ज आर्टरी में जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। क्या होता है? लार्ज आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इसमें अगर हम कहें तो stenosis of the artery, stenosis of the artery about 50%। लार्ज आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो 50% स्टेनोसिस हो जाएगा। स्टेनोसिस का मतलब सिंपल सा होता है ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? सेकंड हमारे पास जो है, ये टोस्ट चल रहा है, वही पीछे जो हमने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा रिवीजन में डाला जा रहा है। कार्डियोवैस्कुलर नहीं, कार्डियोवैस्कुलर, अच्छा 3 बज गया, दिमाग थोड़ा सा जो है। कार्डियो एम्बोलिज्म पढ़ा है जो हमने, कार्डियो एम्बोलिज्म जो हमने पढ़ा था, अब उसके बारे में बताया गया है। ये बेसिकली आपका आर्टीरियल फिब्रिलेशन के वजह से देखा जाएगा, या वैल्व्यूलर देखा जाएगा, या तो पेशेंट को रिसेंटली कोई एमआई हुआ है, मायोकार्डियल इन्फैक्ट हुआ है। ठीक, वैल्व्यूलर वाल्व की ओपनिंग क्लोजिंग की बात हुई है, कार्डियो एम्बोलिज्म था तो कार्डियो से आप वैल्व्यूलर का ओपनिंग क्लोजिंग, एबनॉर्मल ओपनिंग क्लोजिंग की वजह से जो स्ट्रोक होगा उसे क्या कहा जाएगा? कार्डियो एम्बोलिज्म के टाइप में डाला जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ इशेमिक स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल वेसल। लार्ज हमने कर लिया, कार्डियो एम्बोलिज्म कर लिया, स्मॉल आया। स्मॉल में 15 mm से कम होगा, लैक्यूनर होगा, और 15 mm से कम होगा। क्या होगा? 15 mm से कम होगा। समझ में आ गई बात? और अनडिटरमाइंड अगर जाना जाए तो कुछ पेशेंट जिनको वाल्व हो आर्टरीज डिसेक्शन हुआ है, जो हमने अभी पहले बताया, वैस्कुलाइटिस हुआ है जो हम बता चुके हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी वेसल, अगर उस पेशेंट को तीसरी कंडीशन हाइपर कोगुलेट है, वो ठीक है, क्या है? हाइपर कोगुलेट। तो एक तरह का टोस्ट है, ये कोई बहुत बड़ा वो चीज नहीं ना। ठीक, तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हमने सारे टाइप समझे, हमने हर टाइप के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नहीं होती, हमने सब समझा। ये एक तरह से एक टोस्ट दिया गया था कि इसमें सबसे ज्यादा होगा, फिर इसमें कम होगा, फिर इसमें कम होगा, फिर इसमें होगा। डिसेक्शन, वैस्कुलाइटिस और हाइपर कोगुलेट पेशेंट्स
कम देखे जाते हैं। इसीलिए ये एक सीरियल वाइज चीजें लिख दी गई हैं ताकि आपका पिछला वाला पूरा मैटर रिवाइज हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में फंक्शनल एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? फंक्शनल एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे। फंक्शनल एनाटॉमी के साथ साथ हम कुछ वैस्कुलर टेरिटरीज भी कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? वैस्कुलर एरियाज और जितनी भी फंक्शनल एनाटॉमी है हम ये समझेंगे कि ब्लड सप्लाई कहाँ से कैसे हो रही है, सर्कल ऑफ विलिस का पूरा रूल समझा जाएगा, वाटरशेड की जो बात हुई थी वो समझा जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्लिनिकल केसेस या सिंड्रोम्स देखे जाएंगे जो टेरिटरी वाइज डिवाइडेड हैं, जैसे कि एमसीए में क्या है मसला। ठीक है, एमसीए ओक्लूजन में क्या है, एमसीए में डिवीजन क्या है, सुपीरियर है, इंफीरियर है। फिर एसीए की टेरिटरी उठाएंगे, फिर उसके बाद पीसीए की टेरिटरी उठाएंगे, फिर पीसीए के थोड़ा सा डेप्थ में भी जाएंगे, मतलब हर के थोड़े थोड़े से डेप्थ में भी जाएंगे। फिर हम समझेंगे पीसीए में या पोस्टीरियर सर्कुलेशन में कुछ सिंड्रोम जो होते हैं वो समझा जाएगा। ठीक है, तो पीसीए वगैरह में 3 से 4 सिंड्रोम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 मेरे ख्याल से 6 देखने को मिलेंगे। ठीक, फिर इन्फार्क्ट पढ़ा जाएगा, फिर लैक्यूनर सिंड्रोम पढ़ा जाएगा। तो ऐसे करके पूरा कंप्लीट करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, सब चीज को डेप्थ में समझते हुए। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ये लेक्चर लंबा हो गया है, 1 घंटे से ऊपर ही हो गया मेरे ख्याल से। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में बना के डाल दूंगा 1 से 2 दिन में। ठीक है, थैंक यू।